हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, आपको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। आज के इस वीडियो में एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन का छोटा सा प्यारा सा आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन ये है कि Mg प्लस प्लस स्लैश Mg का इलेक्ट्रोड विभव पता लगाना है। इसी तरह से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं कि Cu प्लस प्लस Cu का इलेक्ट्रोड विभव आपको पता लगाना है कि क्या होगा। Zn प्लस प्लस Zn का इलेक्ट्रोड विभव पता लगाना है कि क्या होगा। जब आप इसका आंसर ढूंढने चलेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड है और सिंगल इलेक्ट्रोड का तो इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकलता। ये आपको मैंने पहले बताया है, आज भी हालांकि लिख देंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाला जा सकता। अब सवाल है तो कैसे निकालें। तो इसके लिए IUPAC जो संस्था है उन्होंने एक तरकीब निकाला। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपके पास 1 केजी का एक बाट है तो उसके रेफरेंस में आप 1 केजी आलू खरीद लेते हैं, 1 केजी प्याज खरीद लेते हैं, 5 केजी आलू खरीद लेते हैं। अगर 1 केजी का बाट नहीं होता तो कितनी मात्रा को 5 केजी कहते आप। 5 केजी अगर आपको आलू लेना होता तो आखिर कितना लेते तो 5 केजी कहा जाता। उसी तरह से आपके पास 1 मीटर एक लंबाई है डिफाइन किया हुआ, तो आप 5 मीटर की लंबाई माप लेते हैं, आधा मीटर भी माप लेते हैं, 20 मीटर भी माप लेते हैं। तो यह एक जो मीटर है एक रेफरेंस लंबाई हो गई। इसी रेफरेंस लंबाई की तुलना में दूसरी लंबाई माप लेते हैं। 1 केजी का बाट एक रेफरेंस बाट हो गया, उसके तुलना में 50 केजी भी माप लेंगे, 10 केजी भी माप लेंगे। इसी तरह से क्या किया IUPAC संस्था ने, कहा कि अगर मुझे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो मुझे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड तैयार करना होगा जिसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड विभव होना चाहिए जिससे तुलना करके आप दूसरे का इलेक्ट्रोड विभव आप निकाल सके। उदाहरण के लिए जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है कि Mg प्लस प्लस स्लैश Mg का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो सिंगल इलेक्ट्रोड है और सिंगल इलेक्ट्रोड का कैसे इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, आज इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे हम लोग। और इसके लिए कुछ बातों को पहले समझें। तो आइए इस प्रश्न के आंसर जानने से पहले पर्दे के पीछे की कहानी समझते हैं कि है क्या। मुझे यकीन है कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे और आप इंजॉय करेंगे इस क्लास को। तो सबसे पहला लाइन जो भी मैं आपसे कह रहा था, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है क्या? अभी निश्चित आता होगा कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कुछ तो कारण होगा। तो कारण यह है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो दोनों है ना, ये साथ साथ चलते हैं। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन होता है, जहां रिडक्शन होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है। तो जब दोनों एक साथ होंगे तो हमारे लिए 2 इलेक्ट्रोड का होना जरूरी है। तो आंसर लिख देते हैं। इसका कारण है इस सेकंड पॉइंट में, कारण क्या है इस लाइन का कारण, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं।
ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपके दो पैरों की तरह। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैर बढ़ जाए, दूसरा पैर वहीं रहे, तीसरा बढ़ जाए वहीं रह जाए। ये संभव है? जब चलेगा दोनों पैर चलेगा ना, तो दोनों जिस तरह से चलेगा उसी तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा। अलग एक पात्र में करा दीजिए या दूसरे पात्र में करा दीजिए, कहीं कराइए, लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं। इसलिए आप करते क्या हैं कि किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकालते, बल्कि दोनों इलेक्ट्रोड का विभवांतर निकाल लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात किया जा सकता है, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं। अतः पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करते हैं, निकाला जाता है। निकाला जा सकता है। अब सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो इलेक्ट्रोड तो चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रोड तो हमको दिया गया है, दूसरा इलेक्ट्रोड कहाँ से लाएं? तो दूसरा इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHEC। याद रखिएगा, सी माने आप समझ गए ना, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो निर्माण किया गया, एक समझ जाइए कि सेटअप तैयार किया हुआ पहले से, उसी के रेस्पेक्ट में मापते हैं। तो आप कह सकते हैं इसके बारे में, सी के बारे में कि क्या है, तो यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इससे रेफरेंस लेते हैं, यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके रेस्पेक्ट में किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। किया जाता है। अब आइए कि आखिर ये है क्या। तो आपको एक और बात याद रखना होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है। IUPAC ने एक रूल बनाया, एक इलेक्ट्रोड तैयार किया जिसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और किसी भी ताप पर, बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैं लिख भी दूंगा आपकी सुविधा के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि सुन के समझा जाए। किसी भी ताप पर जो SHE है उसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा शून्य माना जाता है, किसी भी टेम्परेचर पे। हाँ, बाकी अलग बात है कि सभी स्टैंडर्ड कंडीशनों का पालन किया जाता है। तो किसी भी ताप पर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव 0 लिया जाता है। अब आपको एक बात बता दूं कि 0 लिया जाता है, ये किसने कह दिया भाई कि 0 लेना है? तो ये जो संस्थान है IUPAC, उसी ने कहा कि भाइयों एवं बहनों कितना लेना है, अकॉर्डिंग टू ये किसके नियम से, IUPAC, इसकी जो रूल है उस रूल से इसका वैल्यू कितना ले लेना है आपको, तो याद रखिएगा 0 लेना है। अब यहाँ पर ये भी जानिए कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं वो एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी। सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूँ। SHE एनोड एवं कैथोड दोनों के जैसा कार्य कर सकता है। अब आइए,
ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह। एनोड की तरह काम करेगा तो भी इसका जो पोटेंशियल होगा शून्य होगा, कैथोड की तरह काम करेगा तो भी इसका क्या होगा, पोटेंशियल शून्य होगा। मतलब ये हुआ कि जो अगर ये एनोड है, एनोड मतलब जब इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड हो जाएगा ना, और जब ये कैथोड है तो जब एनोड होगा तो आप इसको ई एनोड कह सकते हैं, 0। और स्टैंडर्ड हालांकि होता है इस कंडीशन, और ये ई कैथोड रहेगा तो भी 0। इन दोनों परिस्थितियों में आपको इसको 0 लेना है। तो हमें ये चीज़ समझना है कि आखिर तब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी सहायता से कैसे किसी इलेक्ट्रोड का विभव निकाल लेते हैं। तो आइए उसे समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले आप समझ गए हो मेरा इशारा क्या है, आप पहले इसको नोट कर लें, आप फिर देखते हैं कि उसका क्या कंस्ट्रक्शन है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स कि क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी बनावट समझते हैं कि कैसा बना होता है। तो इसकी बनावट को समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि ये एक यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा, यह एक पात्र है और इस पात्र में आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है। किस चीज़ का सॉल्यूशन है, तो 1m माने 1 मोलर, मोलर माने मोल पर लीटर, मोलरता मोलारिटी। तो 1m HCl सॉल्यूशन लिया गया है, HCl सॉल्यूशन। अब क्या किया गया कि इसमें, इस पात्र में एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाला गया। वास्तव में एक प्लेटिनम का क्या करते हैं, एक छड़ होता है, प्लेटिनम का छड़, तार है एक तरह से समझिए, वायर है, और इसके अंतिम जो सिरा होता है ना, उस पर एक प्लेटिनम का ही फॉयल लगा होता है। फॉयल मतलब समझते, जब किसी प्लेटिनम को पीट पीट के चपटा कर देते हैं तो ये फॉयल हो गया, प्लेटिनम फॉयल हो गया। इसके अंतिम छोर पे प्लेटिनम का फॉयल लगा हुआ। लेकिन इस फॉयल की खास बात है कि केवल फॉयल नहीं है, इसको लेप इस पे चढ़ाया हुआ प्लेटिनम ब्लैक का, मतलब ये फॉयल है कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, ये लेपित किया गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं, प्लेटिनम फॉयल है ये, पीटी फॉयल कोटेड विथ पीटी ब्लैक। प्लेटिनम जो ब्लैक है उससे ये कोटेड किया हुआ प्लेटिनम का फॉयल है। अब क्या करते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, वास्तव में ये कांच की नली होती है, उसी कांच की नली में ये बंद रहता है, एक तरफ से ये ढका हुआ होता है इस तरह से, ये कांच की नली में। अब देखिए क्या आगे होता है, इसमें क्या रहता है, तो एक पतला सा यहां पर ओपनिंग होता है, छिद्र होता है, और यहां से H2 गैस, याद रखिएगा कौन से गैस है, हाइड्रोजन है ना, तो प्योर शुद्ध H2 गैस उसमें डाला जाता है। कितना दाब पर, 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर। पूरी कहानी आप समझिए आराम से। एक पात्र लिया हमने, पात्र में 1m HCl सॉल्यूशन डाल दिया, उसके बाद एक्चुअली ये पूरा एक सिस्टम होता है। एक कांच की नली होती है, कांच की नली में एक प्लेटिनम का वायर होता है और उसके अग्रभाग पर
अंतिम छोर पे प्लेटिनम का फॉयल होता है। लेकिन ये प्लेटिनम का जो फॉयल है ये कोटेड है किस चीज़ से, तो प्लेटिनम ब्लैक। इस पर मैंने समझिए कि लेप लगा हुआ प्लेटिनम ब्लैक का। यहाँ पर एक छिद्र है, उस छिद्र से होकर के यहाँ पर हाइड्रोजन आता है और फिर यहाँ पर भी जो ज़्यादा मात्रा में जो गैस हो जाती है तो छिद्र होता है, यहाँ से ये गैस निकलती भी है। तो यहाँ से ये आया H2 गैस। जब H2 गैस इसमें आता है तो क्या होता है कि कुछ H2 गैस इस पे जाके अवशोषित हो जाता है, ये प्लैटिनम जो ब्लैक है इस पे अवशोषित हो जाता है और कुछ जो होता है जो बच गया वो यहाँ से निकल जाता है। इसको क्या करते हैं, ये जो हिस्सा है इसको आप जोड़ देते हैं जिस भी धातु के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होता है। जैसे मैग्नीशियम दिया हुआ था ना, तो उससे इसको जोड़ेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी पूरी प्रक्रिया को समझिए। एक पात्र है, उस पात्र में आपने क्या रखा हुआ है, 1m HCl सोल्यूशन है, एकदम क्लियर। अरे भाई इसमें क्या है, एक कटोरा है, उसमें एक कटोरा क्या रखा है, HCl रखा हुआ है, कटोरा नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या किया गया कि एक कांच की एक नली होती है, कांच की नली में एक प्लैटिनम वायर होता है जो कि काम करता है किस चीज़ का, यह है प्लैटिनम PT इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम वायर होता है जो कि इलेक्ट्रोड का काम करता है और उस वायर के अंतिम छोर पर क्या होता है, प्लैटिनम फॉयल होता है जिसको कोट किया गया है, जिसको लेपित किया है कौन से, प्लैटिनम ब्लैक से। बस इतना सारा जो सिस्टम है इसी का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको बारी बारी से फिर से अब लिख के आपको समझा रहे हैं कि क्या है ये। तो यह माने SHE एक कांच का ट्यूब होता है, याद रखिएगा ये है कांच का ट्यूब, ये कांच की नली है, कांच की नली। दूसरा पॉइंट क्या दिखाई दिया आपको कि कांच की जो नली है उसमें क्या लगा हुआ, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना। इसमें PT इलेक्ट्रोड लगा रहता है। आप कह सकते हैं कि इसमें एक वायर लगा रहता है जो कि इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं PT इलेक्ट्रोड न लिख करके कि इसमें एक वायर लगा रहता है जो कि किस तरह काम करता है, इलेक्ट्रोड की तरह। अब एक बात और रखना है कि इलेक्ट्रोड के अग्र हिस्से में, या आप कहिए कि प्लैटिनम वायर के अगले हिस्से, अग्र हिस्से में प्लैटिनम वायर का हम लोग यहाँ नाम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड है ये, के अग्रभाग में क्या है ये बताइए, फॉयल है। फॉयल माने एक तरह से पीटा हुआ चिपटा किया हुआ पत्थर है ये, में प्लैटिनम फॉयल लगा रहता है जिसे प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड किया जाता है, कोटेड। आप समझिए ना, इसको प्लैटिनम ब्लैक से इसको रंग दिया गया, पोत दिया गया, सिंपल सा बात है, किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इन पूरे सिस्टम को कहां डुबाया गया है, तो 1m HCl सॉल्यूशन में। इसे 1m HCl के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। बिल्कुल आराम से समझते चलिए, मजे मजे। अब इसको डुबा दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस देते हैं ना, कितना प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्योर H2 गैस 1 atm दाब पर
प्रवाहित किया जाता है। इतनी बात हो गई। अब देखिए, कुछ हाइड्रोजन गैस जो होंगे यहां पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। इस पे H2 जो है, H2 आके चिपक जाएगा। और कुछ इसमें तो H+ आयन है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें का H+ जो आयन, H+ आयन यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ये H में बदल जाता है, माने हाइड्रोजन परमाणु, और फिर वो बदल जाता है H2 मॉलिक्यूल्स में, और जो बच जाता है वह यहाँ से निकल जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, कुछ H2 गैस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हो जाता है। अब यहां देखिए कि ये जो अब पूरा जो सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम को ही नाम है, इसी को आप लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, आप लिख लीजिए थोड़ा बढ़िया से साफ, SHE। इस पूरे सिस्टम का ही नाम है SHE, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है कि ये जो है SHE कभी ऑक्सीडेशन की तरह लगेगा, यहाँ पर कभी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसी दूसरे केस में जाकर के इस पर रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब ये कभी एनोड की तरह काम करता है और कभी कैथोड की तरह। यह एनोड एवं कैथोड दोनों जैसा कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग कि एनोड की तरह काम करेगा तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए, SHE एज एनोड की तरह काम करेगा। तो जब एनोड की तरह काम करेगा तो आपको क्या पता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल आया वो टूट गया किस रूप में, आयन के रूप में। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होंगे जब एनोड की तरह काम करेगा तो हाफ रिएक्शन, वो क्या होगा कि H2 मॉलिक्यूल किस में बदल जाएंगे, H+ में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना हो E, तो आप क्या लिखेंगे, H2, यहाँ पर आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। H2+ बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा आपका। इसको आप कह सकते हैं कि ये एनोड पर ये अभिक्रिया हो रहा है। अगर हम लोग इसको अगर ले लें स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो EH2 1/2 H+ और इसका वैल्यू तब कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी आपने कहा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में वो एनोड की तरह काज करे या कैथोड की तरह काज करे, 0 होता है। अगर ये कैथोड SHE एज कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा ना, तो ये H+ आयन होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बदल जाएगा H2 मॉलिक्यूल में। तो H2 मॉलिक्यूल में यहाँ पर 2 लगाना होगा, बैलेंस हो गया। अगर मुझे इसको दिखाना हो एक इलेक्ट्रोड के रूप में तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूँगा, देखिए ये H2 है, H+ है, और बदल गया किस में, 1/2 H2 में। अगर इसको स्टैंडर्ड के रूप में दिखाना हो तो H+ 1/2 H2, इसका वैल्यू होगा 0। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब रिडक्शन की तरह का मतलब ये इस पर जब रिडक्शन होगा तो ये कैथोड की तरह काम करेगा और इसका वैल्यू होगा 0। जब इस पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड की तरह कार्य करेगा और तब भी इसका वैल्यू होगा 0। मैंने हर परिस्थिति में जो SHE है उसका किसी भी ताप पर जो पोटेंशियल है वो कितना लिया जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो 0 लिया जाएगा। इतनी सी बात बतानी थी।
अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं, मुख्य रूप से आपको इसको समझना है, ये पूरे सेटअप को समझना है। इस पूरे सेटअप का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप समझ गए होंगे कि एगो पात्र लिया गया है, उस पात्र में क्या है, तो एक विलयन है। विलयन कौन सी चीज का है, तो 1 MaCl है। फिर उसमें क्या किया गया है, तो एक कांच का ट्यूब डाल दिया गया, कांच के ट्यूब में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया गया। उस इलेक्ट्रोड के जो आगे वाला हिस्सा है, अंतिम छोर है, वहां पर प्लेटिनम को पीट पीट करके चपटा करके को पत्थर लगा दिया गया, और उस पत्थर को कौन चीज से कोटेड कर दिया गया, लेपित कर दिया गया, तो प्लेटिनम ब्लैक से। ये पूरा सिस्टम, उसके बाद इसमें एक एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। इतना ही सिस्टम का नाम है कंस्ट्रक्शन। ये हो गया आपका SHE। और आप निश्चिंत हो जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार इसी ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। समझिए, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको शुरू में पूछा था और जिसको बताने के लिए इतना सारा मुझे कहानी कहना पड़ा। तो आप इसे नोट करिए, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य था कि ये जो इलेक्ट्रोड दिया गया है, इसका कैसे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमने आपको इतनी सारी बातें बताई। वास्तव में करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल है। आपको क्या करना है कि दो पात्र लेने हैं। एक पात्र में आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड डालना है, मैग्नीशियम का जो छड़ है उसको डालना है, और दूसरे जो पात्र है उसको आपको ले लेना है कौन सी वहाँ पर, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, वो वहाँ पर सेटअप तैयार कर देना है। और इस तरह से अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझिए, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप इसमें ले लीजिए, एक पात्र है, 1 MgSO4 सोल्यूशन हो गया। आपने MgSO4 का सोल्यूशन लिया और ध्यान रखिए कितना है, तो 1 मोलर है। इसमें आपने मैग्नीशियम के छड़ डाले, ये मैग्नीशियम का फीता हो गया। इसको इधर लिख देता हूँ, 1 MgSO4। फिर उसके बाद क्या करना है बताइए। अब यहाँ पे एक दूसरा लेना, यहाँ पर आपको लेना है SHE, यहाँ रहेगा SHE। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको याद हो गया है ना कि ये पात्र में क्या रहेगा, 1 MHCl सॉल्यूशन। फिर बोलिए, इसमें आपको एक कांच का नली है, ऐसे डाला हुआ है, और इस नली में ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और ये जो है कोटेड है किस चीज़ से, तो प्लैटिनम ब्लैक से। और फिर उसके बाद यहाँ से 1 ATM प्रेशर है, H2 गैस है एट 1 ATM प्रेशर। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक छिद्र कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा गैस बच गया वो निकल जाएगा। अब इसको आपको कनेक्ट कर देना है। वोल्टामीटर माप कर दिए, इलेक्ट्रॉन बताएगा कहाँ से आ रहा है, जा रहा है। अब यहाँ से देखना है कि आपका ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पता लगाना होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि कौन इसमें एनोड है और कौन सा इसमें पात्र कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस केस में जो होता है इस तरह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो इसका अर्थ सीधा सा हो गया कि ये आपके लिए तब क्या हो गया, ये एनोड हो गया, और ये कैसा कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है। तो आप इसका अगर हम लोग लिखें सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो याद करिए एस कैट, यही है ना हमारा सूत्र। तो एनोड, तो एनोड के जगह पर क्या है हमारे पास, Mg है ये, और Mg इसका सोल्यूशन क्या है, तो Mg प्लस प्लस कर सकते हैं या स्लैश MgSO4, और लिख सकते हैं चाहे तो 1 M है ये।
फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं मिस कर रहा था, आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बोलिए क्या है ये, नहीं बोलेंगे? हाँ बिल्कुल सही, ये है साल्ट ब्रिज। तो मुझे यहाँ साल्ट ब्रिज दिखा देना है। अब यहाँ पर ये तो कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, हो रहा होगा कि H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते होंगे और ये H2 में बदलते होंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले, अब लिखते हैं इसका आयन, H प्लस ये कितना है तो 1 मोलर, और फिर उसके बाद H2 गैस, यहाँ पर याद रखें कि 1 atm प्रेशर है और ये प्लेटिनम के लिए है। तो ये आपका हो गया अब सेल रिप्रेजेंटेशन। हमें तो निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसलिए ई सेल बराबर बोलिए ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद है ना, बिल्कुल यही ना होता है। तो अब देखिए कैथोड, इसी को आप तो कहते हैं ना राइट, और इसको क्या कहते हैं आप लेफ्ट। तो राइट में कौन है, ये है, तो इसका हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इक्वल टू ई हो गया आपका कैथोड माइनस ई एनोड। आप कैथोड देख लें जो क्या है राइट में, तो राइट में आपके लिए क्या चीज़ है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है, और आपको पता है इसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन चलिए पहले लिखते हैं ई नॉट, इसके लिए क्या होगा H 1/2 H2 माइनस लेफ्ट में क्या है, ये मैग्नीशियम वाला है, तो ये कितना हो गया ई नॉट Mg प्लस प्लस ये Mg एज ए रूल, ये हो गया 0 माइनस ई नॉट Mg प्लस Mg, और ये किसके बराबर हो गया, ई सेल, ई नॉट सेल तक। आप देख रहे हैं इस तरह से ई नॉट सेल जो भी वैल्यू देगा ये उसी का ये वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से जितना भी मान आ जाए इस यंत्र से वो वहाँ निकल जाएगा। इस तरह से आपने समझा कि आपने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया, एक MgSO4 का सोल्यूशन लिया, उसमें Mg का छड़ डाला, उसके बाद इसको जोड़ दिया किस चीज़ से, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। आपने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड से निकल करके और ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हैं उधर गमन करते हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये एनोड है, ये कैथोड है, और हमने सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, पहले एनोड फिर उसके सोल्यूशन, फिर ये आपका डबल वर्टिकल लाइन, और फिर उसके बाद कैथोड के सोल्यूशन, फिर उसके बाद कैथोड, और इस तरह से ये सूत्र लगाया हमने। ये सूत्र बहुत पहले से हम लोग जानते हैं और यहाँ इस तरह से हमको पता चल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझा होगा। इसको उतारिए, उसके बाद फिर छोटा सा एक और क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के आखिर में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि क्या Zn के पात्र में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर किया जा सकता है या नहीं, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दीजिए, वो तो मैं हूँ आपको समझाने के लिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आइस के एक पात्र में चाय बनाया जा सकता है कि नहीं। आपके पास एक पात्र है, एक कटोरा है, मान लीजिए आइस का, बर्फ का। उस बर्फ के कटोरे में आप चाहते हैं कि थोड़ा चीनी, चाय पत्ती डालकर गर्म करें और चाय बनाएं, तो ये बन सकता है कि नहीं, आप ये बताइए। तो कभी भी किसी भी सूरत में अगर आइस का आपके पास केतली है तो उसमें आप चाय नहीं बना सकते, क्योंकि चाय बनाने के लिए जब उसमें दूध डालेंगे और गर्म करेंगे, उससे पहले कि दूध उबले आपका जो आइस पात्र है वही गल के पिघल जाएगा और पात्र ही खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए। बर्फ का एक बर्तन है, उसमें कटोरा दूध गर्म करना है, तो दूध गर्म नहीं हो सकता, गर्म होने से पहले बर्फ का कटोरा ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा। कुछ इसी तरह का आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आइए समझते हैं कि क्या है। आपके पास एक पात्र है जिंक का और उसमें रखना चाहते हैं कॉपर सल्फेट। ये Zn है, Zn का पात्र है,
और आपने इसमें रख दिया कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन, तो होगा क्या, कुछ यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो आप ये जानिए कि चूंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो होगा क्या कि इस विलयन जो कि इस कॉपर के पात्र में आपने रखा हुआ है, इस विलयन में से ये कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा और उसके जगह पे जिंक आ जाएगा। मतलब आपने डाला था CuSO4 Zn के पात्र में, लेकिन कुछ इस तरह की अभिक्रिया होगी, इसलिए Zn प्लस CuSO4 ये बना लेगा ZnSO4 अब प्लस Cu। तो आपने डाला इसमें CuSO4, वास्तव में उसमें हो गया कौन चीज, ZnSO4 और कॉपर इस साइड हो गया। तो इस प्रकार से जिंक चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कौन चीज, जिंक सल्फेट। तो अब बताइए इसको में रख सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर होगा नो, वी कांट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर। आंसर लिखेंगे कि नहीं, जिंक के पात्र में CuSO4 विलयन को स्टोर, विलयन को नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। बस हो गया। आप ये समीकरण दिखा दीजिए कि कैसे वो क्या करेगा, आप लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि जब रख देंगे तो क्या होगा, ये भी हो सकता है कि क्या होगा अगर रख दिए तो पात्र में अब CuSO4 के बजाय क्या मिलेगा वहाँ, ZnSO4। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।